एक्सेस टू डायबिटीज केयर। अब ये टॉपिक चुना क्यों हमने, अपने गेस्ट से पूछेंगे। पर यदि हम बात करेंगे एक्सेस टू डायबिटीज केयर की, सो देन वी शुड हैव एन एक्सपर्ट हु इज एक्सीलेंट एट डायबिटीज केयर एंड हु इज आल्सो एक्सेसिबल, अवेलेबल ऑल द टाइम। एक हमारा पिरामिड होता है गुड हेल्थ केयर का, जिसमें ये कहा जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द डॉक्टर शुड बी अवेलेबल। यदि डॉक्टर आपकी सेवा में हाजिर ही नहीं है तो फायदा क्या। तो ये हमारे डॉक्टर अवेलेबल और एक्सेसिबल भी हैं। देन द डॉक्टर शुड बी एफेबल, AFFABLE। एफेबल मतलब हंसमुख, हंसी मजाक कर लें, खुशी से बात कर लें, आपको डर ना लगे उनके पास जाते हुए। एंड उसके बाद एबल, काबिलियत भी होनी चाहिए। और ये तीनों चीजें हमारे आज के गेस्ट में हैं। वार्म वेलकम बैक टू डॉक्टर उत्सव साहू फ्रॉम न्यू दिल्ली। वेलकम सर। Thank you so much, sir. It's always a pleasure to be sharing this platform with you. And on the eve of the World Diabetes Day, I must congratulate you and that you are the flag bearer of the health education and providing the public awareness. जो आप सर जागरूकता का काम कर रहे हैं सब लोगों को हमें इन सभी बीमारियों के बारे में अवगत करवाने में, ये बहुत ही सराहनीय है सर। थैंक यू और शुक्रिया आपको करेंगे सर फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर उत्सव साहू इज फिजिशियन विद पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग इन डायबिटीज एज वेल, a gold medalist in his MD medicine, and a diabetologist and physician working at Pentamed Hospital in Delhi. He combines all these three things जो हम बात कर रहे थे, availability, affability and ability। तीनों चीजें एक ही मनुष्य में, एक ही डॉक्टर में मिलती हैं। So warm welcome sir। Thank you, sir. Doctor Sahab, lots of people greeting you. Dr. Siddharth Dhangar is a young and aspiring diabetologist who wants to be like you। वो आपको good evening कर रहे हैं। डॉक्टर रमेश पाल सिंह पवार हैं, somebody from whom we are inspired। Sir is 73 years young and हम सर की तरह बनना चाहते हैं। We want to be young and healthy at the age of 70 plus। अर्ना त्यागी मैडम, अनामिका अनुजी भी ग्रीट कर रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है सर, आपने अभी अभी कहा ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे। सो सर व्हाट इज वर्ल्ड डायबिटीज डे? सर डायबिटीज़ जैसा कि हम सब जानते हैं एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एंड दीज डेज इट इज़ बियरिंग अ वेरी ग्रेट बर्डन ऑफ डिसीज and is the leading cause of morbidity and mortality in India and around the world. And ये सब क्यों हो रहा है? Because of the increased prevalence of unhealthy eating practices, sedentary lifestyle, overweight and obesity. And जैसा कि सर अभी आपने डेटा शेयर किया, India is becoming the diabetes capital of the world. Around 80%, 80 million people, मतलब 8 करोड़ लोग इंडिया में डायबिटीज से ग्रस्त है और 60% यानी आधे से ज़्यादा लोगों को यह भी ज्ञात नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। तो हम यह जो डायबिटीज़ डे मनाते हैं, वैसे तो ये डेली होना चाहिए, पर एक निर्धारित किया है 14 नवंबर का दिन, जिस पे हम इसके बारे में अवेयरनेस रेस करें, लोगों को बताएं कि यह कितना इम्पोर्टेंट है, आपको पता लगना और इसकी केयर करना, और सभी को इस डायबिटीज़ के लिए एक्सेस हो उनके हेल्थ रिगार्डिंग केयर के। इसलिए हमने एक दिन को चुना है टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक। थैंक यू सर। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे तो हर साल होता है, तो इस साल का या पिछले कुछ एक सालों का थीम क्या रहा है वर्ल्ड डायबिटीज डे का? सर 1921 में 1921 में इंसुलिन की खोज की गई थी, बट इवन आफ्टर हंड्रेड्स ईयर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, मिलियंस ऑफ पीपल विद डायबिटीज अराउंड द वर्ल्ड कैन नॉट हैव एक्सेस टू द केयर दे नीड। एंड 2021 की हमने थीम रखी है एक्सेस टू डायबिटीज केयर, एंड दिस थीम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ensuring that all the people with diabetes have access to the care and support that they need to manage this disease and live healthy life। सो 2021 के बाद हमने 2022 में थीम रखी एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो, क्योंकि लोगों को ये अवेयरनेस, ये एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी था, उन तक पहुंचाना। एंड 2023 में इसका फोकस है डिले या प्रिवेंट करना टाइप 2 डायबिटीज़ या इससे जुड़े हुए कॉम्प्लिकेशंस, टाइप 2 डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना और डिले करना। और इस बार का हमारा स्लोगन है नो योर रिस्क एंड नो योर रिस्पॉन्स। मैंने चैट बॉक्स में सर एक अपना स्कोर कैलकुलेट करने के लिए एक लिंक शेयर किया है, जिस पे जाके हम सभी एक अपना डायबिटीज़ होने, आगे फ्यूचर में होने का रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। यह जो स्कोर है, यह अब हमारी एज, हमारे जेंडर, हमारा बॉडी मास इंडेक्स यानी हाइट और वेट,
हमारे वेस्ट सरकमफ्रेंस और कितना हम फल वेजिटेबल्स आहार में लेते हैं और कितनी फिजिकल एक्टिविटी रहती है या हमारी अनुवांशिक या फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है डायबिटीज़ की, इन सबको लेते हुए एक स्कोर कैलकुलेट करता है जिससे हमारा रिस्क ऑफ डायबिटीज़ पता लगता है। तो यह हमारा इस बार का स्लोगन है और इस तरह हम अपने डायबिटीज़ के रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें ये ज्ञात हो, अगर हम इसको पता कर सके तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं और टाइमली मैनेज कर सकते हैं। तो ये रिस्क स्कोर सर किन के लिए है? यदि किसी को पहले ही डायबिटीज है, उन्हें पता है कि उन्हें शुगर है, वो दवा ले रहे हैं या नहीं ले रहे वो अलग बात है, उनको भी ये स्कोर अपना करना है या सिर्फ उनके लिए है जिनको पता नहीं है कि उनको डायबिटीज है या नहीं और वो अपना देखना चाहते हैं कि कितने चुकन्ने रहे? राइट सर, सो ये स्कोर है उन लोगों के लिए जिनको अभी तक ज्ञात नहीं है, जिनको पता नहीं है कि उनको डायबिटीज़ हो सकती है। तो यह स्कोर सभी लोगों के लिए है कि उनको एक बार अपने आज ही चेक करना चाहिए जिससे कि उनको अपने डायबिटीज़ होने का रिस्क पता लग सके। जो लोगों को डायबिटीज़ ऑलरेडी है उनको ये कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, उनको तो जो डॉक्टर ने अपनी जानकारी दे रखी है दवाइयाँ की और अपना लाइफस्टाइल मैनेज करने का वो कंटिन्यू रखें। पॉइंट वेल टेकन सर। और अगर हमें अपना रिस्क पता होगा तो ही तो हम चुकन्ने रहेंगे, तो ही हम शुगर से बच पाएंगे और शुगर की कॉम्प्लिकेशंस से बच पाएंगे। तो सर ये जो थीम डिसाइड की वर्ल्ड डायबिटीज डे ने, अब ज्यादा दिक्कत क्या है लाइफ में? ऑफ कोर्स आई मीन बोथ थिंग्स आर वुड बी देयर, बट ये है कि शुगर की दवाइयां नहीं हैं, शुगर के टेस्ट नहीं हैं, वी डोंट हैव इनफ डायग्नोस्टिक्स, वी डोंट हैव इनफ थेरेप्यूटिक्स, या चीजें सब अवेलेबल हैं मगर एक्सेस नहीं है। जो पब्लिक का जो मेंबर है, जो एवरेज सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है और कहाँ से इलाज करवाना है। व्हाट इज द बिगर हर्डल इन आवर कंट्री? राइट सर, सो चैलेंज इज कि कई बार लोगों को पता नहीं है सर। अभी हमने हाल ही में कोविड का पैंडेमिक बियर किया और हमने देखा कि बहुत सारे हिडन अनडायग्नोस्ड डायबिटीज़ को जब एडमिट होना पड़ा या जब कोई भी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हुए और उनको हॉस्पिटल आना पड़ा और उनके टेस्ट हुए, तब हमें उनको ज्ञात हुआ और हमें पता लगा कि उन लोगों को डायबिटीज़ थी जो कि अभी तक पकड़ी नहीं गई थी। सो डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जिसकी कई बार हमें सिम्टम्स नहीं पता लगते और ये अनडायग्नोज चली रहती है या एसिम्प्टोमेटिक हम इसे कहते हैं। वैसे कि डायबिटीज़ के कई सिम्टम्स हैं। जो डायबिटीज़ के ग्लाइसेमिक सिम्टम्स हैं जिनसे हमें सबसे पहले पता लगता है, उनमें आते हैं कि बार-बार पेशाब आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, जिसकी वजह से अत्यधिक प्यास लगती है या गला सूखने लगता है, थकान महसूस होती है दिन भर, वीकनेस या फटीग रहता है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, आपके जो जख्म है, जो वुंड्स है वो डिलेइंग हीलिंग होती है और कई बार स्किन के इन्फेक्शंस हो जाते हैं या हाथों में झंझनाहट वगैरह महसूस होती है। पर कई बार ये सिम्टम्स इतने माइल्ड होते हैं या होते ही नहीं हैं, तो इस वजह से डायबिटीज़ को कैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इस चीज़ के लिए यही सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है कि हम उन लोगों को डायग्नोज कर सकें जिनको ये ज्ञात नहीं है, जिनको रिस्क है डायबिटीज़ का, और यह तभी कर पाएंगे जब लोगों में अवेयरनेस होगी इस चीज़ की और वो इन सिम्टम्स को पकड़ पाएंगे और अपने हेल्थ केयर गिवर के पास पहुंच के वो टेस्ट करवा पाएंगे जिससे उन्हें ये ज्ञात होगा, ये मालूम पड़ेगा कि उनको शुगर है या डायबिटीज़ है। थैंक यू सर। डॉक्टर प्रदीप रावल आपको गुड इवनिंग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं। और एक और गुड इवनिंग है फ्रॉम गणेश अंभोरे जी। डॉक्टर अंशुल सिंघई हु इज अ वेरी डायनामिक डायबिटोलॉजिस्ट फ्रॉम भिलई इन छत्तीसगढ़, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करते हैं। I have utilized HbA1c to screen for diabetes, and apart from that, I have done lipid profile, waist circumference, body mass index, and blood pressure measurement in the Jain community of Bhilai, and this was for screening. तो इसके बारे में सर आपका कमेंट्स? एंड अंशुल जी कहते हैं, डॉक्टर अंशुल says that most of the people who had come for screening turned out to have pre-diabetes, dyslipidemia, and central obesity. तो आपसे हमारा क्वेश्चन है, जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो हम सिर्फ शुगर या शक्कर या ग्लूकोज के बारे में सोचते हैं, या ये बाकी चीजें जो डॉक्टर साहब ने की, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल सर, मैं पहले तो डॉक्टर साहब को रिगार्ड्स पे करना चाहूँगा जो उन्होंने इतना सब किया। और जैसे कि हमने सबसे पहले 2 लाइन में ही सुना था कि डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। यह सिर्फ शक्कर की या शुगर की बीमारी नहीं है।
तो जो भी वो कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपना A1C यानी कि 3 महीने का जो एवरेज शुगर होता है, वो हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन द्वारा चेक किया जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही ईजी टेस्ट है जो सब जगह अवेलेबल है, और इसके लिए हमें कोई एम्प्टी स्टमक या भूखे पेट रहने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा उन्होंने सभी पेशेंट्स का अपने या सभी लोगों का स्क्रीन किया कोलेस्ट्रॉल। सो डिसलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल अपने आप में ही एक रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक और हार्ट डिसीज का, और इसके साथ उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया और सभी लोगों का वेस्ट सरकमफ्रेंस चेक किया। तो यह सब एक ओवरवेट, ओबेसिटी या मेटाबॉलिक डिसीज या कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिसीज की कॉम्प्लिकेशंस के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ये सभी उन्होंने कैलकुलेट किए और सभी लोगों का रिस्क कैलकुलेट किया, जिससे उनको बताया जा सके कि वो आगे अपने कैसे इसको केयरफुल रह सकते हैं, कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, सो दैट उनको ये सब संबंधित बीमारियां ना हो आगे चल के फ्यूचर में। थैंक यू, एंड आई वुड आल्सो लाइक टू अप्रिशिएट जो डॉक्टर अंशुल ने किया, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। एंड अगर आप कम्युनिटी बेस्ड, जैसे हम सब कम्युनिटी में काम करते हैं, कम्युनिटी ओरिएंटेड हो जाएं एंड सेंसिटिव भी हो जाएं, कम्युनिटी सेंसिटाइज्ड, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिव, आप कम्युनिटी को जवाब दें जो भी कम्युनिटी को चाहिए, तो ऑटोमेटिकली द कम्युनिटी आल्सो रिस्पॉन्ड्स, एंड आपको दिखेगा कि आपके एनवायरनमेंट में, आपके इकोसिस्टम में एक गुड ग्लूकोज कंट्रोल की लहर दौड़ेगी और एक खुशी और खुशहाली की भी लहर दौड़ेगी, हेल्थ की, सेहत की आएगी। सो वेल डन डॉक्टर अंशुल। Dr. Siddharth also agrees with you, Dr. Utsav and Dr. Anshul, that these are more important. They are equally important when you are managing diabetic syndrome. कुछ एक questions आ रहे हैं sir, and one question is, do we treat dyslipidemia in persons with pre-diabetes with pharmacotherapy? तो question है कि मेरा LDL लेटर से 120 हो गया, तो मुझे डायबिटीज है, प्री डायबिटीज है, या मेरी ग्लूकोज बिल्कुल नॉर्मल है, will that have an impact on my targets, LDL राइट सर। targets? सर, पहले तो हम डायबिटीज़ की बात करते हैं कि अगर डायबिटीज़ में कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल जो ख़राब वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं हम इसे, अगर ये 100 से 170 है, तो अब तो हमें 40 इयर्स के ऊपर अगर किसी की एज है और डायबिटीज़ है तो ट्रीट करना है, और अगर ये 190 है तो हमें ट्रीट करना ही करना है। इसके अलावा अगर पेशेंट 40 ईयर से यंग है एंड उसको डायबिटीज़ है, तब हमें नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन पहले रखने हैं, जिसमें हम उनको बोलेंगे कि वो अपना वेट नियंत्रण में रखें, थोड़ा वेट लॉस कर सकते हैं तो वो करें, और साथ में अपने एरोबिक एक्सरसाइजेस करें, वॉक करें रेगुलर 30 से 45 मिनट हफ्ते में 5 दिन, और अपने खाने पीने में परहेज रखें। अगर वह प्री डायबिटीज़ है, तब भी हमें उनको सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, ये सब फॉलो करने के लिए कहेंगे। इसके अलावा वो फ्लैक्स सीड्स, हमें मार्केट में अलसी के बीज मिल जाते हैं, वो 1 चम्मच रोज अपने ब्रेकफास्ट में सेवन करेंगे इस अलसी के बीज का या फ्लैक्स सीड्स का, तो यह भी उनको एलडीएल नियंत्रण में रखने में और एचडीएल को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। So point well taken, and I hope that explains. बेसिकली ये सब नंबर्स को ठीक करने का एम क्या है? इट इज नॉट कि आप बस नंबर को ठीक करना चाहते हैं कि HbA1c 8 को 7 पे ले आए या LDL 120 को 70 पे ले आए. The aim is to reach a state where we minimize the risk for heart disease, the risk for vascular disease. तो अगर हम इन नंबर्स को ठीक रखेंगे तो हमारी सेहत भी बेटर होगी, वी विल प्रमोट बेटर हेल्थ, और हम बीमारी से बचे भी रहेंगे, वी विल प्रिवेंट इलनेस। तो ये चीज मद्देनजर रखनी है, मरीज को हम समझाएंगे कि ऑल द फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, लिपिड्स, ग्लूकोज, ऑल हैव टू बी कंट्रोल्ड टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। सर, एक हैप्पी दिवाली आ रही है आपको रेखा बटारा जी से एंड डॉक्टर वीके गोयल से। मोर क्वेश्चंस आर देयर। एक क्वेश्चन था डॉक्टर अंशुल का कि कई बार हम गानों का, बॉलीवुड का, प्रोवर्ब्स का, मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं डायबिटीज समझाने में, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू लाइफस्टाइल। तो सलमान खान न्यूज में रहते हैं, तो एक इनका गाना है विच हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हरियाणवी टिच टू इट, बेबी को बेस पसंद है, एंड दैट वी यूज विद आवर कलीग्स व्हेन वी टॉक टू देम अबाउट बेसल इंसुलिन। तो जैसे बेबी को बेस पसंद है, तो डॉक्टर्स को भी बेसल इंसुलिन पसंद है, क्योंकि वो यूज करना आसान है शुरुआत में। Most of our patients will need a prandial insulin also, but you can start with basal.
और मरीज को जब समझाते हैं, जब हरियाणवी में बात कर रहा होता हूँ, तो भी हम कभी-कभार इस गाने का ज़िक्र करते हैं। तो मरीज के साथ बेसिकली बात करनी शुरू करते हैं, "यस, यू मे नीड 2 और 3 और 4 इंजेक्शंस अ डे।" पेशेंट सेज़, "मुझे टीका नहीं पसंद, मैंने नहीं लेना।" तो फिर, "अच्छा जी, वो वाला गाना सुना है आपने सुल्तान मूवी का?" "हाँ जी, वो तो सुना है, वो तो जी सबसे फेवरेट गाना है, गणा कुसुता गाना है। तो लाओ जी, बेस पसंद है तो बेसल इंसुलिन ले लो।" So that was in a lighter tone, but we actually do use it in the OPD that way. Coming to that, now we are speaking of movies and lifestyle. विनायक शर्मा जी भी हैप्पी दिवाली कर रहे हैं। तो सर, लाइफस्टाइल का क्या रोल है इन प्रिवेंटिंग डायबिटीज, इन मैनेजिंग डायबिटीज? एंड जैसे हम कम्युनिटी में हैं, लेट अस से वी आर इन अ स्पेसिफिक एथनिक और रिलीजियस कम्युनिटी, हम कैसे लाइफस्टाइल पे फोकस ला सकते हैं? राइट। सो सर, लाइफस्टाइल एक पिलर है हमारे डायबिटीज मैनेजमेंट का, एंड लाइफस्टाइल एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है और एक स्तंभ है, पूरे बैकबोन है डायबिटीज के ट्रीटमेंट का। सो लाइफस्टाइल कंप्राइजेज ऑफ 5 थिंग्स। फर्स्ट इज हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, साउंड स्लीप एंड लास्टली सब्सटेंस अब्यूज। तो हमें पहले 2 चीज़ तो हम सभी जानते हैं, डाइट, एक्सरसाइज। तो डाइट में हमें क्या क्या मैनेज कर सकते हैं हम, या क्या क्या हमें अपने पेशेंट्स को अवेयर करवाना चाहिए। सो इसमें 4 चीज़ें हैं सर, जैसे कि मील पैटर्न या डिस्ट्रीब्यूशन। हमें रेगुलर टाइमिंग रखनी है, पेशेंट को कहना है कि वो अपने टाइम पे, जैसे खाना खाते हैं टाइम पे, दवा लेते हैं, अपने रेगुलर टाइमिंग पे ली जाए। सेकेंड इज मील क्वांटिटी, मतलब छोटा पोर्शन साइज रखा जाए, लार्ज क्वांटिटी में किसी भी चीज़ का सेवन ना किया जाए। तीसरी चीज़ है मील सीक्वेंसिंग, मतलब हमें डाइट में कब क्या लेना है। सो अगर एक हमारी जो इंडियन थाली होती है वो सबसे हेल्दी थाली कही जाती है पूरे वर्ल्ड में। सो इसमें हम सूप, सैलड्स सबसे पहले लेकर उसके बाद हम प्रोटीन रिच डाइट पे जाएं और सबसे एंड में कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करें। एंड लास्ट, जैसे हमें पता है कि मील कॉम्पोजिशन, जैसे कि मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो 1/3 पोर्शन हमें सीरियल्स का लेना है, या मिलेट्स, आजकल मिलेट्स का मोदी जी ने ये ईयर मिलेट्स को समर्पित किया है, तो मिलेट्स का सेवन कर सकते हैं एक मील दिन भर में, या स्टार्ची वेजिटेबल्स ले सकते हैं। सो ये सब एक पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा हमारी थाली का। दूसरा पार्ट होता है कलरफुल वेजिटेबल्स, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, सैलड्स हो गया, फ्रूट्स हो गए। एंड तीसरा पार्ट हो गया डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि दालें हो गई, मीट हो गया, एग्स हो गए। तो ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ और हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जैसे कि एक लो कैलोरी, मतलब हमारे अपनी डाइट में कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करें। अगर हम, हमारा वेट ज़्यादा है तो हम सैचुरेटेड फैट्स को, जैसे कि क्रीम, चीज़ और जो बटर है, इसका सेवन कम करके अनसैचुरेटेड फैट्स का सेवन बढ़ाएं, जैसे कि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, एवोकेडोज हैं, ऑलिव्स हैं, या वेजिटेबल ऑयल्स है, ऑलिव ऑयल है, ये सब का सेवन हम कर सकते हैं। हम अपनी डाइट में फाइबर को इंक्लूड करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन सीरियल ले, मतलब। और अपना जो सब्सटेंस अब्यूज की बात करी हमने, अल्कोहल वगैरह या टोबैको यूज किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो तंबाकू गुटखा हो, उसका सेवन ना करें। और अत्यधिक एक्स्ट्रा सोडाज और जो हम कृत्रिम शुगर्स लेते हैं, एडेड शुगर लेते हैं, वो भी ऊपर से ना डालें। एंड साथ में हम अच्छे तरीके यूज कर सकते हैं कुकिंग के, हेल्दी कुकिंग मेथड्स यूज कर सकते हैं, लाइक बेकिंग और स्टीमिंग, सॉटेइंग एंड ग्रिलिंग इंस्टेड ऑफ फ्राइंग एंड डीप फ्राइंग। सो यह सब हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, इससे हमारा एक हेल्दी डाइट कहलाएगी। नेक्स्ट है सर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफस्टाइल का। आजकल जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, तो ऑटोमोबाइल्स, और हम देखते हैं कि सभी जगह, सब जगह एक्सेसिबल हो गई है, एंड आदमी वॉक नहीं करता है। सो यह बहुत बड़ा एक फैक्टर बन गया है वेट गेन और ओबेसिटी में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने को फिजिकली एक्टिव रखें। आजकल सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग बनता जा रहा है। बैठे रहना भी उतना ही हार्मफुल है जितना कि एक स्मोकिंग या स्मोक करना हार्मफुल होता है। सो हम एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में 3 चीज़ें आती हैं सर। पहला है एरोबिक एक्सरसाइज या कार्डियो एक्सरसाइजेज, जैसे कि वॉकिंग हो गई, जॉगिंग है, गार्डनिंग है, स्विमिंग है,
साइकिलिंग है, ये सब एरोबिक एक्सरसाइजेस रहती है जो हमारे दिल के लिए अच्छी होती है, इन्हें कार्डियो एक्सरसाइजेस कहते हैं। सेकेंड हो गया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें जिससे मसल मास इंप्रूव होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है और हमारा शुगर नियंत्रण में रहता है। इसमें हम वजन वगैरह यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बैंड यूज कर सकते हैं। इससे हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है, मसल लॉस नहीं होता, जो कि बहुत कॉमन होता है मसल लॉस होना डायबिटीज पेशेंट्स में। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सरसाइज का, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग में आते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, योगा और पिलाटे, जो कि जॉइंट मोबिलिटी और बैलेंस को इम्प्रूव करते हैं। यह सब हमारे गिरने यानी कि फॉल या इंजरी के रिस्क को कम करते हैं। सो यह सब हम अपने डाइट और एक्सरसाइज में प्रिकॉशंस ले सकते हैं, यह सब इंक्लूड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जैसे हमने डिस्कस किया कि हमें एक अच्छी साउंड स्लीप लेनी है 7 से 8 घंटे की, जो हमारे हेल्थ को अच्छा रखता है। एंड साथ में सब्सटेंस अब्यूज, जो कि हमने सुना, टबैको अल्कोहल किसी भी फॉर्म में नहीं रखना है। और हम अपनी स्ट्रेस को एक मैनेज करें, एक हॉबी रखें, कुछ भी आप जो पसंद करते हैं वो करें अपनी लाइफ में, जिससे कि वो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सके, क्योंकि स्ट्रेस सबके लाइफ में लाजमी है, बट इसको मैनेज करना भी आना चाहिए, सीखना चाहिए। तो यह सब कंक्लूड करता है एक लाइफस्टाइल को। तो आपने जो चीजें बोली लाइफस्टाइल की, लेट अस जस्ट रिपीट देम। एक तो खाना पीना, दैट इज डाइट, एक एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सब्सटेंस अब्यूज से बचना और स्लीप हाइजीन, ये भी आपने बात की। अगर हम डाइट की बात करें तो 3 वाला फॉर्मूला फॉलो करना आसान है। आप अपनी थाली के 3 हिस्से करें। एक हिस्सा होना चाहिए आलू अरबी अनाज, दैट इज स्टार्ची फूड्स, सीरियल्स। 1/3 होना चाहिए रंगदार सब्जी, रंगदार सलाद, रंगदार फ्रूट विच आर फुल ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। एंड 1/3 होना चाहिए दूध वाली आइटम्स, जैसे दूध, दही, लस्सी, कच्चा पनीर, दालें। 10 से ड्राई फ्रूट भी जोड़ सकते हैं। एंड 10 से याद रखने के लिए दे, विच वुड मीन मीट्स और फ्लैशी फूड्स, नॉन वेज फूड। अगर ऐसे अपनी प्लेट के करें 3 हिस्से तो एक बैलेंस डाइट ज्यादातर बन जाती है। और एक्सरसाइज का भी आपने 3 वाला हमें फॉर्मूला बुलाया, रेजिस्टेंस और मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज, एरोबिक्स और कार्डियो, एंड ऑल्सो फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंसिंग। सो थैंक यू सर फॉर एक्सप्लेनिंग दैट। और भी खूब सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और ललित कथुरिया साहब हैं हमारे सोनीपत से, ये क्वेश्चन मैं लेता हूँ। वो पूछते हैं कि अगर सुबह उठें विद नोजिया, चाहे डायबिटीज हो चाहे ना हो, तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस? अगर किसी को डायबिटीज है, हो सकता है कि रात को शुगर बढ़ गई हो सकता है घट भी गई हो शुगर, इसलिए सुबह जब आप उठ रहे हैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे। नाश्ता करके अगर आप ठीक हो जाते हैं तो दैट मीन्स ज्यादातर के शुगर लो हुई है रात को सोते हुए। पर अगर ये दिक्कत है तो सम थिंग्स वी कैन डू आर, डिनर हल्का कर दें रात का। अगर आप टोटल क्वांटिटी हल्की नहीं कर पा रहे तो उसमें जो प्रोटीन्स और स्पाइसेस हैं उनको कम करके देख लें। प्रोटीन हजम करने थोड़े से मुश्किल होते हैं, लाइट खाना खाएं, घी ना डालें अपने रात वाले खाने पे। एक और चीज जो कर सकते हैं, एक डायरी रख सकते हैं। डेली सेम नौजिया नहीं होगा। जो भी आपने रात को खाया वो लिखें, डिटेल में लिखें। अगर आपने गोलगप्पे खाए हैं, ये यहाँ तक लिखना है कि कौन सी दुकान से खाए थे, कि बीकानेर वाली दुकान से खाए थे या A1 स्वीट से खाए थे। अगर आपने मान लो नान खाया है तो यू हैव टू राइट कि बटर नान था या ड्राई नान था। तो आप एक डायरी रखें रात की और कंपेयर करें कि अगले दिन सुबह आपके सिम्टम्स कैसे हैं। ज्यादातर आपको कोई मिर्च मसाला दिख जाएगा जो तंग कर रहा है। एंड कॉमन थिंग्स विल बी कोई भी मिर्च मसालेदार सब्जी, उसकी वजह से तंग हो रहे हैं, या कोई हैवी फैट या तेल वाली जिसमें वसा ज्यादा हो, कुछ एक सब्जियां हैं जो तेल बहुत खींचती हैं, जैसे कटहल, करेले, वो हो सकता है। या इट माइट बी सम स्पाइस, मे बी अजीनोमोटो जो चाइनीज कुकिंग में डलता है, दैट माइट बी ट्रबलिंग। तो ये चीजें एक बार देख लें, कीप अ डाइटरी रिकॉल, मतलब डायरी रखें, एंड दैट विल हेल्प यू रिड्यूस द नॉजिया। अगर आपको बुरे सपने आ रहे हैं रात को, तो ज्यादातर ये कहेंगे रात को शुगर लो हो रही है, चाहे कोई नॉन डायबिटिक हो तो भी। तो रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध पी लें या एक फ्रूट खा लें, वट एवर इज अवेलेबल। अगर बनाना अवेलेबल है तो बनाना लें, एप्पल या खजूर है तो वो खा लें, एंड देन सी व्हाट हैपेंस इन द मॉर्निंग। सो कुछ मीठा खा के सोएं रात को, सुबह आप पूरी मिठास के साथ, खुशी के साथ उठेंगे। सर, मीना कादर जी आपको नमस्कार कर रही हैं। एंड सैयद साहब कह रहे हैं कि द टॉपिक इज अफोर्डेबल केयर, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक सैयद साहब, सो लेट्स टेक दिस। हाफिज जी कह रहे हैं द टॉपिक इज एक्सेस टू डायबिटीज केयर, अफोर्डेबल,
But you have spoken about avocados, olives, and olive oil. Did you speak about that, Dr. Sahu? And these are not affordable. The avocado 1200 रुपए किलो है. So what are the locally available fruits and cooking oils that we can use? Right, sir. So definitely yes, avocado and olive oils are little expensive. So हम अन्य फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं. एंड नॉर्मल जो हमारा वेजिटेबल सेफोला सनफ्लावर ऑयल्स होता है मार्केट में, हम वो यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में. ये सब अनसैचुरेटेड फैट्स के एग्जांपल हैं. वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं, ये सभी नट्स हैं जो रिच होते हैं पॉली एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में. तो हम इनका सेवन कर सकते हैं. और सभी तरह के वेजिटेबल ऑयल जैसे कैनोला ऑयल हो गया सर, सनफ्लावर सेफ्लोवर ऑयल है, ये सब हम अपनी कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं. तो जो ऑलिव ऑयल है उसके बारे में हाइप काफी है. द क्लोजेस्ट इंडियन ऑयल टू ऑलिव ऑयल इन टर्म्स ऑफ पूफा कंटेंट, क्योंकि सॉरी मुफा, MUFA, क्योंकि ऑलिव ऑयल इज रिच इन मुफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. द क्लोजेस्ट वंस आर मस्टर्ड ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल. और मस्टर्ड ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल का पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इनमें पूफा भी ज्यादा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी ज्यादा है. ओवरऑल दे आर हेल्दी ऑयल्स वी कैन यूज. एवोकेडो के बदले अब सर्दियां आ रही हैं तो सलाद की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ. तो खीरा ककड़ी जो समर में आता है, या अभी गाजर, टमाटर या मूली आएगी, इनको हम यूज कर सकते हैं फॉर सेटाइटी एज फिलर्स. एंड वी कैन प्रैक्टिस विद वेरियस इंडियन स्पाइसेस. अलग अलग स्पाइसेस के साथ आप अलग अलग व्यंजन, बहुत सारी अच्छी रेसिपीज बना सकते हैं इन सैलेड्स के साथ. तो पॉइंट वेल टेकन हाफिज साहब, एंड थैंक यू फॉर रेजिंग दिस पॉइंट. सर वी हैव मोर क्वेश्चंस. आपने बात की लाइफस्टाइल की, मगर इसको हमारा टारगेट क्या है? हाउ डू आई काउंट? मैं नापूं कैसे? पहले तो मैंने वो रिस्क इंजन आपका यूज कर लिया जो आपने भेजा था, जो हमारे चैट बॉक्स में है. अब किसी को शुगर है, हाउ डू आई फाइंड आउट कि मैं सही रास्ते चल रहा हूं कि नहीं? कल को जाके कोई अनवांटेड कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगी? मैं इससे बचना चाहता हूं, तो मैं कैसे नापूं, कैसे देखूं कि मेरी जर्नी जो है, जो रफ्तार है मेरी लाइफ की, वो ठीक चल रही है? वेरी गुड क्वेश्चन सर. सबसे पहले कि हम अपने डायबिटीज़ पेशेंट को सबको यही कहते हैं कि वो सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज करें. सेल्फ मॉनिटरिंग मतलब अपने घर पे ही अपनी शुगर चेक करें. और चेक करने का बड़ा आसान तरीका आजकल अवेलेबल है. इजीली ग्लूकोमीटर मार्केट्स में मिल जाते हैं. कोई भी अच्छी कंपनी का ग्लूकोमीटर लें और अपने अगर आपकी शुगर अच्छे से कंट्रोल चल रही है तो हफ्ते में 15 दिन में आप एक बार चेक करें. जिस दिन भी आप चेक करेंगे उस दिन आप 4 टाइम की शुगर चेक करें. आप अपनी सुबह भूखे पेट की, जिसे फास्टिंग शुगर कहते हैं, और तीनों टाइम नाश्ते के, लंच के और डिनर के ठीक 2 घंटे बाद, जिसे हम पोस्ट प्रेंडियल शुगर कहते हैं, इसको चेक किया जाए. सो डायबिटीज़ पेशेंट में आपके जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, वो होने चाहिए. फास्टिंग आपको रखनी है 90 से 130 या 140 के बीच में. और खाना खाने के 2 घंटे बाद आपकी पोस्ट प्रेंडियल, जिसे हम कहते हैं, वो रीडिंग आनी चाहिए 140 से 180 के बीच में. सो अगर आप ये टारगेट अचीव कर पा रहे हैं तो आपका नियंत्रण अच्छा है, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल बहुत अच्छा चल रहा है. अगर इससे ऊपर है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपनी डायबिटीज़ की दवाइयाँ एडजस्ट करवानी चाहिए. यह जो SMBG की जो हम शुगर चेक करते हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है और एक ब्रिज है आपके और आपके डॉक्टर के बीच में. यह जो रीडिंग्स हैं, इन रीडिंग्स के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर आपकी शुगर को, आपकी दवाइयों को एडजस्ट कर पाएंगे ताकि आप अपने गोल्स अचीव कर सके. अगर आप यह शुगर अपनी इस कंट्रोल में, इस रेंज में रखेंगे तो आप देखेंगे विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने वाला जो आपका HbA1c है वो 7% यानी कि 7% से कम आ जाएगा. तो हमारा नेक्स्ट गोल जो है, अपने HbA1c को नियंत्रण में रखना है. उसे हम कंट्रोल में तब बोलते हैं जब वो 7% यानी 7% से नीचे रहता है या उसके आसपास रहता है. सो यह आप अपना घर पे शुगर चेक करें. अगर आपकी शुगर ज़्यादा है या आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली चेक कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज चेक कर सकते हैं. और 3 से 4 बार करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस समय, दिन की किस मील के बाद आपकी शुगर बढ़ रही है. और वो अगर आप अपने डॉक्टर से शेयर करेंगे तो वो आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि कहाँ पर कौन सी दवाई को एडजस्ट करना है, किसको कम ज़्यादा करना है. और उसके साथ आप अपना
शुगर का नियंत्रण, डायबिटीज़ कंट्रोल बहुत ही अच्छा कर लेंगे और इस सबको रेगुलर करते रहेंगे, हर 15-20 दिन में, महीने भर में एक बार चेक कर लेंगे तो आपको भी पता रहेगा कि आपकी शुगर कंट्रोल में है। सो दीज नंबर्स आर हेल्पफुल, ये हमें रास्ता भी बताते हैं, और जैसे जब हम लेट अस से हाईवे पे जा रहे हैं तो माइलस्टोन्स आते हैं, या अब हम गूगल से चेक करते हैं कि हम सही रास्ते जा रहे हैं कि नहीं, तो ये यही काम करते हैं क्या, ये ABCD, ये नंबर सब? राइट। तो ये सर, तो बिल्कुल कोस ABCD, हम्म, ये कोस सर एक मीनार का काम ABCD करते अप्रोच भी है। हैं। यस, तो ये जो हमारे नंबर्स हैं ये कोस मीनार का काम करते हैं, एंड दे टेल अस कि हम किस रास्ते जा रहे हैं, हमें स्पीड कितनी बढ़ानी है कितनी नहीं बढ़ानी। बट ABCD अप्रोच क्या हुआ सर, डॉक्टर उत्सव? सर, तो ABCD अप्रोच में जैसे कि हमने अभी सीखा कि सबसे पहले है अपना A1C असेस करना। तो अगर हम अपना A1C जानेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि हमारी एवरेज शुगर क्या चल रही है पिछले 3 महीने की। HbA1c 6.5% या उससे अधिक होता है तो हमें डायबिटीज़ का डिटेक्शन हो जाता है, और इट इज़ 6.5 एंड अबव इज सजेस्टिव ऑफ डायबिटीज़। तो अगर किसी को नहीं है और किसी का HbA1c 6.5 के ऊपर आता है तो उसको डायबिटीज़ लेबल कर सकते हैं। एंड ADA जो हमारा है, जैसे कि हमने अभी बात करी, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन यही रिकमेंड करता है कि जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है वो अपना A1C 7% या उससे नीचे रखें। ये हो गया A। नेक्स्ट इज B। B इज BP कंट्रोल। हमें पता है कि हाई BP होना एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिसीज और स्ट्रोक के लिए, और ये डायबिटिक पेशेंट्स में और ज़्यादा उनके वेसल्स को डैमेज करता है। सो पीपल हमारे जिन भी लोगों को डायबिटीज़ है उनमें BP होने का रिस्क भी बढ़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना BP रेगुलरली चेक करें और इसको कंट्रोल रखें। डायबिटिक पेशेंट्स में अपना जो BP है वो 130 और 80 से नीचे होना चाहिए। C इज फॉर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी हम एक और रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ के लिए, स्ट्रोक के लिए, हार्ट डिसीजेस के लिए। सो अगर कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो इन्हीं सब चीज़ों की रिस्क बहुत ही बढ़ सकते हैं। सो हमें अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना चाहिए। डायबिटीज़ पेशेंट में स्पेशली LDL 7070 से कम रखना चाहिए। नेक्स्ट D। D इज फॉर ड्रग्स टू मैनेज डायबिटीज़। जैसा कि हम जानते हैं डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, यह विद एज बढ़ती जाती है। इनिशियली कई बार ऐसा होता है, शुरुआत में आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से, अपनी जीवन शैली से, अपने खान पान से, अपने व्यायाम से, एक्सरसाइज से आप इसको नियंत्रण में रख सकते हैं। पर जैसे जैसे साल बीतते हैं आपके खान पान और आपकी एक्सरसाइज पर्याप्त नहीं होती इसको नियंत्रण में रखने के लिए। So, in addition to lifestyle changes, some people with diabetes may need to take medications to manage their diabetes and reduce the risk of heart diseases. So, अगर जब आपके डायबिटीज़ के डॉक्टर या आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको बोलते हैं कि डायबिटीज़ की दवाई लेनी है या शुरुआत करनी है, तो उससे आपको घबराना नहीं चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, ताकि वो आपके शुगर को नियंत्रण रखने में और आपको हेल्प कर सके। कई बार ऐसा होता है कि हम दवाइयों से दूर भागते हैं, हम कोशिश करते हैं कि दवाइयों पे ना आए और इसकी वजह से हम और अपना नुकसान कर लेते हैं। सो डायबिटीज़ को हम अपना एक दोस्त समझे, अपना मित्र समझे जो आपको हेल्प करे इन गोल्स को अचीव करने के लिए। और E इज फॉर एक्सरसाइज, जो कि हमने सुना, एंड E इज ऑल्सो फॉर एजुकेटिंग योर सेल्फ and educating others about diabetes. So learn about the signs and symptoms of diabetes जो कि हमने डिस्कस किए, एंड ऑल्सो आप अपने रिस्क को कैलकुलेट करें, अपने डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को भी पता करें। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क उन लोगों को होते हैं जिनको डायबिटीज़ लंबे समय से है या जिनका HbA1c काफ़ी ज़्यादा रहता है। उन लोगों को भी डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिनको BP रहता है, साथ में कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, या वो स्मोक करते हैं, तंबाकू का किसी भी फॉर्म में सेवन करते हैं या अल्कोहल का यूज़ करते हैं।
सो यह सब आपके डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को बढ़ाते हैं। सो अगर हम यह सब अपने को नॉलेज होगी, एजुकेट करेंगे, तभी हम इन सब चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं और डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को डिले कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। एंड जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप आज यहाँ सीख रहे हैं, जो भी आप लर्न करते हैं अपने डायबिटीज़ के बारे में, यू शुड शेयर विद अदर्स एंड विद योर फैमिली एंड विद योर फ्रेंड्स, सो दैट ये बात हम स्प्रेड कर सके और इसको मीनिंगफुल बना सके, इस इंफॉर्मेशन को सभी लोगों में बांट सके। So this is ABCDE approach, that is A1C, BP control, cholesterol control, managing drugs, diabetes with drugs, and E is educating yourself and others about diabetes and diabetes related complications. Thank you, sir, for doing that. Dr. Siddharth also points out, and एक ABCDE में वो E में ऐड करते हैं, eliminate smoking and substance abuse. So don't start, that's the best thing. But अगर शुरू हो गया तो please stop today. डॉक्टर देवराज धोलारिया भी आपको हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर भी कह रहे हैं इन एडवांस। वी हैव मेनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड वो जी के सारे सवाल लेते हैं। बिफोर वी कम टू ट्रीटमेंट, मोहम्मद हसम जी का क्वेश्चन लेता हूँ, एक एक करके लेते हैं सारे। अलाउ मी टू टेक दिस। मोहम्मद हसम जी पूछते हैं, मस्टर्ड ऑयल इज हार्मफुल बिकॉज ऑफ एरुसिक एसिड। So this is true that mustard oil contains a high amount of erucic acid. But in the early 1970s, there was a lot of concern that erucic acid causes side effects in rats. उस पर स्टडी जब की गई तो पता चला कि रैट्स जो हैं वो एक एनिमल स्पीशीज है, एक ऐसी जाति है, प्रजाति है जो बिल्कुल भी हमें से बोला भी नहीं जाता, एरुसिक एसिड को संभाल नहीं पाती, मेटाबोलाइज नहीं कर पाती। कुछ एक स्टडीज पिग्स में भी हुई, बट बाकी किसी भी एनिमल में जब स्टडीज हुई या ह्यूमन बीइंग्स में, तो डाइटरी एरुसिक एसिड डज नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट. This is a clear-cut statement, so we don't need to worry. The second thing, which is not maybe 100% academic, and I may not know all the information, but हुआ क्या कि 1970s 80s में एक ऑयल पॉपुलर हुआ जो अभी भी पॉपुलर है, उसका नाम है रेप सीड ऑयल. अब अगर आपको कोई दुकान पे जाके बोले भी डॉक्टर साहू वुड यू लाइक टू बाय मस्टर्ड ऑयल और वुड यू लाइक टू बाय रेप सीड ऑयल, तो रेप सीड ऑयल की आवाज अच्छी नहीं है, नाम अच्छा नहीं है इंग्लिश में. इट कम्स फ्रॉम ब्रासिका फैमिली. ये जो रेपसीड ऑयल है ये उगता है ठंडे इलाकों में, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है वर्नलाइजेशन, जब तक बहुत ठंड ना पड़े तो ये फ्लावर नहीं करता. तो ठंडे इलाके मतलब जो कंट्रीज हैं जो आर्कटिक ओशन के नजदीक हैं वहां पे उगता है. उन कंट्रीज ने क्या किया, और आजकल हमारी पॉलिटिकली उनसे बन भी नहीं रही है उस एक कंट्री से, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाम बदल दिया. तो रेपसीड ऑयल का नाम बदल के कैनोला ऑयल कर दिया. Can stands for the first three letters of their country also. That is a matter of chance. तो बहुत अच्छी मार्केटिंग थी. और अब कैनोला ऑयल को आप कैसे मार्केट करेंगे कि इट इज अ डिफरेंट नेम. इट वाज मार्केटेड एज अ लो एरोसिक एसिड ऑयल. तो लो एरोसिक एसिड ऑयल क्यों आप इस्तेमाल करेंगे? अगर आपको में कोई भय डाल दे, आपके दिमाग में डर डाल दे कि यूरिक एसिड इज बैड फॉर हेल्थ. सो दैट इज अनदर थिंग दैट हैपेंड at more of a health politics or nutritional politics level. The end result for us is, जो एक और question raise करते हैं, this is I saw the question and this was about a cardiologist from USA who says that I forget who asked the question, but वो जी पूछते हैं, a cardiologist from USA says that mustard oil causes cancer. यदि ऐसा हो तो इंडिया should have 100 times as much cancer cases as USA, जबकि एक्चुअली उलट है. हमारे यहाँ भी कैंसर काफी है, बट द रिलेटिव प्रेवलेंस इज रियली रियली लो बिकॉज ऑफ आवर डाइट. अगर आप ट्रेडिशनल इंडियन डाइट फॉलो करें, जैसे डॉक्टर साहू ने वो थाली वाला कॉन्सेप्ट बताया, और एडिक्वेट फाइबर लें, तो कैंसर एलिमिनेट हो जाता है ऑलमोस्ट. हाउएवर वी विल एग्री पार्टली विद डॉक्टर प्रदीप, क्योंकि जब आप किसी भी तेल को, नॉट ओनली मस्टर्ड ऑयल, किसी भी तेल को आप बार बार रीहीट करें, जैसे एक ही परात में आप पूरा दिन भर समोसे तलते रहें, तो वो इतना रीहीट होता है कि उसमें ट्रांस फैट्स बनते हैं, एंड दैट कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी. फ्री रेडिकल बनेंगे, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसेस हार जाएंगी, तो उसमें कैंसर के चांसेस हैं. बट ये मेरे कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट्स होंगे कि मस्टर्ड ऑयल डज नॉट कॉज कैंसर. यदि ऐसा हो तो इंडिया शुड हैव मोर कैंसर देन द वेस्टर्न कंट्रीज, बल्कि हमारी डाइट प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट कैंसर. दूसरा,
Mustard oil is not harmful because of erucic acid, and erucic acid does not harm human beings. और यदि कोई डिस्कशन इस पे हुई 40-50 साल पहले, वो कैनोला ऑयल के साथ हुई थी. It was like in parallel with changing the name from rapeseed oil to canola oil. बाकी सब सियाने हैं और ज्ञानी हैं. डॉक्टर उत्सव ने वर्ड यूज किया ज्ञात. ज्ञानी इज द पंजाबी वर्ड, तो वी कैन टेक आवर ओन डिसीजंस. रेखा बटारा जी एक क्वेश्चन पूछती हैं सर, दैट इज हाउ डू आई ईट रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स? आर फ्लैक्स सीड्स गुड फॉर हेल्थ? राइट. सो फ्लैक्स सीड्स बहुत ही एक अच्छे सोर्स है हेल्दी फैटी एसिड्स के या एसेंशियल फैटी एसिड्स के. एंड दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन विच वी कैन स्टार्ट इन दोज पेशेंट्स जो प्री डायबिटीज है या जिसमें एज दोज हु आर यंगर पॉपुलेशन ऑफ डायबिटीज, जहाँ पर हमें स्टैटिन्स या कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करनी होती है. सो हम इनको माइल्ड रोस्ट कर सकते हैं. ये बहुत इजीली अवेलेबल भी है मार्केट में, रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स. और इसको आप यू कैन इवन मिक्स इट, ग्राइंड इट करके थोड़ा सा अपने स्मूदीज वगैरह में ऐड कर सकते हैं, शेक्स वगैरह में डाल सकते हैं. या सुबह ब्रेकफास्ट में अपने 1 चम्मच रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स सुबह चू करके चबा के अपने सेवन करेंगे तो वो भी आपको हेल्प करेगा. तो 1 टीस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड्स इन द ब्रेकफास्ट और एनी टाइम ड्यूरिंग द डे टाइम आप कभी भी इसका सेवन कर सकते हैं. ये आपके हेल्दी फैट्स को बढ़ाता है और अनहेल्दी जैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. एक और डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है. दिस इज अगेन फ्रॉम वोवो साहब. हाउ मच राइस कैन अ 50-year-old इंडियन मेल हैव इन अ डे? सर राइस, प्रेफरेबली ब्राउन राइस का सेवन अगर डायबिटिक है तो करना चाहिए, जो मोटा राइस होता है. एंड आप स्मॉल पोर्शन रखें, एक छोटी कटोरी या एक छोटा स्मॉल बॉल लेना चाहिए. एंड प्रेफरली इन द डे टाइम, नॉट इन द नाइट टाइम. लंच में लें आप राइस को और एक स्मॉल पोर्शन साइज रखें. दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. लेट अस ट्राई टू आंसर. सपोजिंग जस्ट अंदाजे से आप ले रहे हैं 2000 कैलोरीज हमें खानी है दिन में, तो कम से कम 1000 कैलोरीज तो कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए. तो डिपेंड्स अब बाकी कार्ब्स कहाँ से आ रहे हैं, और हर चीज में कार्बोहाइड्रेट है. पर माना कि सिर्फ चावल ही हमने खाने हैं फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, लेट अस से, तो देन एटलीस्ट 1000 or 1200 कैलोरीज शुड कम फ्रॉम स्टार्च. नॉट ओनली चावल बट ऑल्सो आटा, दैट इज व्हीट. तो जैसे हमने बोला आलू, अरबी, अनाज, this group should give you 1000-1200 calories. You can eat quite a bit. One way that we follow in our diet is weight divided by 10. तो let us say किसी का आइडियल वेट 100 किलो है, आइडियल नॉट एक्चुअल. आइडियल वेट 100 किलो है तो 100 डिवाइडेड बाय 10 इज 10. किसी का आइडियल वेट 80 किलो है तो 80 डिवाइडेड बाय 10 इज 8. तो फॉर एन 80 kg male, we assume that the 50-year young male is Vovo Sahab and is weighing 80 kg. That means you can take 8 chapatis or 8 helpings of rice in a day, which is quite a bit. One helping of rice we will count as 30 grams of rice. 30 grams of rice, when you cook, it becomes roughly 90 grams. 30 grams of uncooked rice will become 90 grams of cooked rice, क्योंकि पानी वो काफी खींचता है. बट ये सारा चावल और चपाती में ना डालें, क्योंकि इसमें बाकी सारी चीजें भी आ रही हैं. कभी आपने बिस्किट खा लिया, कभी रस खा लिया, वो भी इसी कोटे में ही गिना जाएगा. तो बट बेसिकली व्हाट वी वांट टू से इज समथिंग लाइक 6 से 8 चपाती या 6 से 8 हेल्पिंग्स ऑफ राइस या 6 से 8 इडली दिन में ले ली, तो दैट्स फाइन. बी अवेयर ऑफ हाउ हैवी योर इडली इज. अब इडली भी कोई 50 ग्राम की होगी और कोई 150 ग्राम की भी हो सकती है, तो यू शुड बी एबल टू वे एट होम. असम जी को भी हैप्पी दिवाली करते हैं, एंड वी प्रे फॉर अमन एंड शांति अक्रॉस द वर्ल्ड. डॉक्टर सिद्धार्थ पॉइंट आउट करते हैं कि इन इंडिया वी आर इम्यून टू सो मेनी डिजीजेस. कोविड आया गया, कैंसर आया गया, तो मस्टर्ड ऑयल भी बिल्कुल ठीक है हमारे लिए. We'll take more questions. पिटावास्टैटिन पे सर का सवाल है. We come to treatment now. तो पहले सवाल लेते हैं हसन साहब का, और फिर डॉक्टर परमार का क्वेश्चन which has been pending for a long period of time. The question about pitavastatin is pitavastatin more helpful in people with diabetes as compared to atorvastatin and rosuvastatin? Please tell about the relative efficacy and safety. So statins as a class of drug is for lowering the cholesterol. So statins हमारे डायबिटीज़ में
कोई भी 40 इयर्स के ऊपर है, डायबिटीज़ है, तो हमें स्टैटिन स्टार्ट करनी होती है उनके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कंट्रोल रखने में, उनके कोलेस्ट्रॉल के टारगेट्स को अचीव करने के लिए। So all the statins as a class of drug, rosuvastatin, atorvastatin, pitavastatin, are almost similar in uh, their efficacy. बट समटाइम्स कई बार क्या होता है कि किसी स्टैटिन से किसी को मायोपैथी हो जाती है, या किसी को पहले से ही थायराइड है जो कि अनकंट्रोल्ड है, अनडायग्नोस्ड है, और विटामिन डी डेफिशिएंसी है, या कोई किडनी या लिवर संबंधित बीमारी है और उसमें हमने स्टैटिन स्टार्ट कर दी, तो उनको सीवियर मायोपैथी हो सकती है, हाथ पैरों में, मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द हो सकता है, जिसकी वजह से वो स्टैटिन को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। सो जब भी हम स्टैटिन स्टार्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनका टीएसएच चेक करें, उनके विटामिन डी लेवल्स चेक कर लें, और उनको हम मेक श्योर करें कि कोई उनको लिवर, साथ में अगर को मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, मायोपैथी की शिकायत है, तो हम दूसरा स्टैटिन ट्राई हम दूसरा स्टैटिन ट्राई कर सकते हैं सेम क्लास का, या अदर जो दवाइयाँ हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने की, वो भी हम ट्राई कर सकते हैं। एक और सवाल आ रहा है सर, दिस इज रिलेटेड डायरेक्टली टू डायबिटीज। तो डॉक्टर परमार सर दो सवाल पूछते हैं। एक तो इन जनरल, मेरा HbA1c 7% आ गया, तो मैं दवाई बंद कर दूं क्या? सर, आपका जो HbA1c 7% आया है, वो आपकी दवाइयों के हेल्प से आया है। तो अगर आप अपने दवाइयों को ही छोड़ देंगे, तो वो फिर शुगर आपकी जीत जाएगी, और आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो जब आपका इतना अच्छा कंट्रोल चल रहा है, तो क्यों आप अपने दोस्तों को अपनी दवाइयों को छोड़ना चाहेंगे? तो आपको अपनी मेडिसिन बिल्कुल टाइमली लेनी चाहिए, वैसे ही कंटिन्यू करनी चाहिए। और अगर आप शुगर लो हो रहे हैं, आपका अगर शुगर बीच बीच में कई बार ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी भी होती है, शुगर फ्लक्चुएट कर सकता है, उसमें भी HbA1c 7 आएगा। तो आप अपना ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करें, फास्टिंग पोस्ट प्रेंडियल घर पे ही चेक करें। अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आ रहा है, हमारे टारगेट्स हैं 90-80 से नीचे जा रही है फास्टिंग, या 120 से नीचे जा रहा है पोस्ट प्रेंडियल, तो भी आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, संपर्क करें कि वो आपकी मेडिसिन को एडजस्ट करें। और आपको अपने डॉक्टर के बिना अनुमति के अपनी दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। डॉक्टर सिद्धार्थ पॉइंट आउट करते हैं दैट रोजुवास्टैटिन मे बी मोर इफेक्टिव इन पीपल विद हाई ट्राइग्लिसराइड्स। तो अगर एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों बढ़े हुए हैं, तो शायद रोजुवास्टैटिन ज्यादा हेल्प करे। बट जैसे डॉक्टर उत्सव ने कहा, यू कैन चूज एनी ऑफ दीज ड्रग्स। एंड डॉक्टर सिद्धार्थ ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट रेगुलर फॉलो अप, अगर आप रेगुलर कम्युनिकेशन में रहेंगे अपने डॉक्टर के साथ, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। जब वो आपसे सवाल जवाब करते हैं, आपके डॉक्टर जब आपसे बात कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें पता करवा रहे हैं। एंड जो आप चीजें बोलते हैं, भी पैर में दिक्कत है, ये परेशानी है, टांगों में दर्द है, तो इन सब के साथ वो पिकअप कर लेते हैं कि कौन सी दवा चेंज करनी है, कौन सी नहीं करनी। Hassan ji कहते हैं the mustard oil controversy is same as egg yolk, and partly yes. So none of us is qualified, Hassan, actually neither Dr. Utsav nor I. हम सब छोटे लोग हैं और दुनिया है बहुत बड़ी। कई बार हाँ, बहुत लोग को इंसुलिन को भी प्रॉब्लम आती है। हमारे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि इंसुलिन एक हैबिट फॉर्मिंग है। जैसे ही हम इंसुलिन, कोई डॉक्टर एडवाइस करता है, वो तभी एडवाइस करता है जब आपकी शुगर बहुत ज़्यादा होती है, 9 के ऊपर होता है, शुगर 300-400 में होती है। तो कभी भी ऐसा हो तो बिल्कुल आप घबराएं ना। आप यह ना सोचें कि इंसुलिन से आपको आदत लगेगी या इंजेक्शन पेनफुल होते हैं। आप बेसल इंसुलिन स्टार्ट करके देखेंगे तो आप खुद सरप्राइज होंगे कि इंसुलिन की आजकल जो निडल्स है वो इतनी बारीक है, इतनी पतली रहती है कि वो बिल्कुल भी पेन नहीं करती है। सो इंसुलिन बिल्कुल भी एक ऐसी ड्रग नहीं है, ये एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी में बचपन से बनता आ रहा है, और यह तभी आपको लेना पड़ता है जब थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है और बॉडी ग्लूकोज टॉक्सिसिटी की वजह से आपके जो बीटा सेल्स है पैंक्रियास की, वो इतना पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाते जितना बॉडी को चाहिए। सो इंसुलिन से, दवाइयों से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। ये आपके मित्र हैं, आपके फ्रेंड हैं, जो आपको आपकी डायबिटीज को कंट्रोल रखने में हेल्प करते हैं। सर एक और सवाल आ रहा है वो जी का, वो है हर्ब्स एंड फ्रूट्स लाइक जामुन, मेथी, नीम लीव्स।
Do they help or can they be harmful also? सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत सारी हमारी दवाइयाँ जैसे कि मेटफॉर्मिन है, मेटफॉर्मिन सबसे पहले 17th सेंचुरी में इजाद की गई थी। इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्लांट एक्सट्रैक्ट, जिस प्लांट का नाम था प्रोफेसर स्वीड। तो इसका एक प्यूरिफाइड एक्सट्रैक्ट बनाया गया और पता लगा कि ये शुगर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। आजकल जो ग्लूकोसाइडेज अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स नाम की दवाइयाँ आती है, जैसे कि ए कार्बोस वोग्लीबोस है, ये भी प्लांट डेरिवेटिव है। तो हम हमारी जो दवाइयाँ होती है सर, जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है, हमें इन दवाइयों का एग्जैक्ट डोज और एग्जैक्ट साइड इफेक्ट्स पता है, जिसके बेसिस पे हम अपने पेशेंट्स को टाइट्रेट कम ज़्यादा करके दवाई देते रहते हैं। और हमें यह भी पता है कि अगर उससे किसी से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है इस दवाई की वजह से हो। यह बाकी जो हमारी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है उसमें हमें यह नहीं पता। हमें यह नहीं पता कि कितना मेथी दाना खाना है या कितना करेला खाना है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम मेथी दाने से या जामुन से या आपके करेले से कोई प्यूरिफाइड एक्सट्रैक्ट बना सके जो आपकी डायबिटीज़ में कंट्रोल करने में हेल्पफुल हो। तो जब तक हम वो अचीव नहीं कर पा रहे तब तक इसका सेवन बहुत ज़्यादा ना करें। और आप कुछ जैसे चीज़ें हैं, जैसे कि हम दालचीनी है, दालचीनी का पानी एक चुटकी रात में भिगोकर अगले दिन सुबह सोख करके जो दालचीनी का पानी है या मेथी दाने का पानी है, अगर हम इसका सेवन करते हैं तो इससे हमारी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। तो हम शुगर को थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से कंट्रोल रख सकते हैं। पर अपने आप में यह एक शुगर को नियंत्रण में रखने में हो सकता है पूरी तरह से नहीं कर पाए। तो इसलिए आपको अपना परहेज, अपना एक्सरसाइज, अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी है। थैंक यू एंड वीड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट, एक तो बोस जी को थैंक यू कहेंगे फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। तो फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। दो चीजें लेता हूं व्हेन फंक्शनल फूड्स कैन बिकम डिसफंक्शनल। सो वील टेक जस्ट टू एग्जांपल्स, इट इज नियरली 8 PM नाउ। एक तो यह है कि जब आप सुबह थायराइड की दवाई ले रहे हैं या एक डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं सेमाग्लूटाइड, या मान लो आप गैस की तेजाब की भी दवाई ले रहे हैं रेबिप्राजोल पेंटोप्राजोल, ये खाली पेट असर करती हैं, खाली पेट हजम होती हैं। अगर आप साथ में मेथी का दाना ले लें, मेथी का पानी ले लें, धनिए का पानी ले लें, कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जो बताती है कि जो मेथी या धनिया या नीम है वो थायराइड की दवाई की एब्जॉर्प्शन को कितना कम करता है। मगर ओपीडी में हम काफी कॉमनली देखते हैं हमारे मरीज का टीएसएच नॉर्मल चल रहा है, अचानक ही 10 या 12 आ गया। तो ज्यादातर रीजन निकलता है कि कोई थायराइड की गोली के साथ कोई विटामिन लिया जा रहा था, बायोटिन ली जा रही थी, या सडनली धनिया या मेथी का पानी शुरू कर दिया पतले होने के चक्कर में। तो पतले तो क्या हुए, वेट बढ़ गया क्योंकि मेथी का पानी और थायराइड की गोली इकट्ठे ली गई, सेम टाइम पे ली गई, एंड थायराइड की गोली हजम नहीं हुई। सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस इंटरेक्शन। सेकंड एग्जांपल इज करेला। अब करेला फायदेमंद है, पर जिस तरह से करेला हम इंडियन क्यूजीन में बनाते हैं खूब सारा तेल डाल के, वो नुकसानदेह है, क्योंकि करेला इतना तेल खींचता है, करेला कटहल कड़ी, कि इनसे शुगर बहुत बढ़ती है। सो दीज आर द डेंजरस केस। करेला कटहल कड़ी डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर कुकिंग। अगर आप करेला उबला हुआ खाते हैं या माइक्रोवेव करके खाते हैं, प्रेशर कुकर में खाते हैं, स्टीम्ड, विदाउट एनी ऑयल और घी, देन इट विल हेल्प। बट अगर आप खूब सारा तेल डालते हैं तो आप बेसिकली तेल ही खा रहे हैं, एंड दैट विल वर्सन योर ग्लूकोज कंट्रोल। We acknowledge the questions from Dr. Siddharth on empagliflozin and also from डॉक्टर वीके गोयल सर ऑन स्टैटिन्स। रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप अलाउ करें तो इनको अलग से ले लेंगे, इट विल बी अ फुल टॉपिक, एंड आई एम श्योर डॉक्टर उत्सव विल बी वेरी हैप्पी टू कम बैक टू टॉक अबाउट स्टैटिन्स एंड आल्सो एम्पाग्लिफ्लोजिन। सर दो क्वेश्चन और, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। आई एम नॉट श्योर इफ डॉक्टर उत्सव इज विद अस। जब तक नहीं आते ये मैं लेता हूँ। डॉक्टर अनूप दीक्षित पूछते हैं, माय डॉटर हैज एन HbA1c ऑफ 10.7, शी इज 11 years, इज इट टाइप 1? सो प्रोबेबली यस, बट टाइप 1.5 डायबिटीज भी होती है, मोडी भी, और टाइप 2। हाउ इज इट कंफर्म्ड? बेसिकली फ्रॉम क्लिनिकल फीचर्स, एंड इफ वी वांट टू वेलकम बैक सर। तो डॉक्टर दीक्षित का सवाल था, मिस दीक्षित इज 11 years old, HbA1c is 10.7, तो at age 11 is it type 1 diabetes or can there be other differentials, and how do we confirm clinical features and tests? हम क्या करवाएं, क्या देखें ताकि हमें पता चल जाए? Sir, most of the times at such a young age it is type 1 डायबिटीज, बट स्टिल आजकल टाइप 2 डायबिटीज भी यंग एज पे देखा जा रही है।
पर हमें इसको कंफर्म करने के लिए ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज़ के टेस्ट करवा लेने चाहिए, जिसमें GAD GAD 65 एंटीबॉडीज़ होती हैं, या एक आपका इंसुलिन एंटीबॉडीज़ का पैनल भी आता है, जो हम 2-3 एंटीबॉडीज़ इसमें चेक हो जाती है। अगर यह ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आती है तो टाइप 1 डायबिटीज़ कंफर्म है। और यह भी होना चाहिए कि अगर आपने कभी भी कीटोन्स बॉडी में बने हैं तो भी एक रिस्क हो जाता है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ ही हो सकती है। तो आप अपनी ऑटो एंटीबॉडीज़ का टेस्ट कर सकते हैं, और 10.7% आप HbA1c बता रहे हैं, तो बिल्कुल आपको अपने कीटोन्स चेक करने चाहिए। और फैमिली हिस्ट्री भी अकाउंट में लेनी चाहिए। फैमिली हिस्ट्री में अगर पेरेंट्स को शुगर है और आपका 11 ईयर्स पे वजन अगर नियंत्रण में नहीं है, ओवरवेट ओबेस है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ की संभावना भी बढ़ती है। डॉक्टर दीक्षित, वी अंडरस्टैंड एंड पेरेंट्स के कंसर्न्स भी होते हैं बहुत सारे। डॉक्टर सिद्धार्थ ऑल्सो पॉइंट्स आउट कि यूरिन टेस्ट करवाएं जरूर। बट अनूप, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज द डायग्नोसिस इज लॉन्गिट्यूडनल इंस्टेड ऑफ क्रॉस सेक्शनल। तो अभी तो आई थिंक जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं वो इंसुलिन ही सजेस्ट करेंगे आपको, बेसल बोलस 4 इंजेक्शंस, बट वी कैन ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग। डिपेंड्स कि वेट गेन होता है, वेट लॉस होता है। बाकी स्टिग्मेटा ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज लाइक विटिलाइगो, ग्वाइटर, ये चीजें हैं या नहीं। स्टिग्मेटा ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम लाइक ओबेसिटी, एकांथोसिस नाइग्रिकेंस, पॉलिसिस्टिक ओवरी, ये हैं या नहीं, तो दैट विल हेल्प. But don't worry, and our aim is to bring the A1C to as close to normal as possible. And Miss Dixit को हम happy रखेंगे and she'll live 100 years. तो मस्त रहना. Just keep on working. जैसे डॉक्टर उत्सव ने बात की मित्रता की, और डॉक्टर सिद्धार्थ ने भी कहा बी इन रेगुलर टच विद योर डॉक्टर. एक टीम बन जाए हम इकट्ठे. गलती क्या होती है अनूप कभी कभी कि आप, बिकॉज एज अ पेरेंट यू हैव सो मेनी चैलेंजेस, सो मच ऑफ डिस्ट्रेस, you sometimes take out all your anger and all your distress on the treating doctor, और वो कभी कभार उसको हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि उनके अपने स्ट्रेसेस हैं बहुत सारे. तो हमें ये याद रखना है कि हमने इकट्ठे मिलके, डॉक्टर उत्सव, डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर पवार सर, मैं, डॉक्टर अनूप, मिसेस दीक्षित, मैक्सिमम लोड मैडम पे होगा, अनूप पे तो कम होगा, एंड मिस दीक्षित, हम इकट्ठे मिलके काम करें एज वन टीम, एंड वी फाइट डायबिटीज, एंड वी डू इट इन अ concerted effort, in a united way, then certainly we'll win. And Siddharth also says don't panic on insulin, शुरू कर दो, एनक पहनने की तरह है. तो डॉक्टर उत्सव, जैसे हम ये बात कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनल वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल, एनक आपकी सहेली है या आपकी दुश्मन है? एंड सेम एनक पहन रहे हो क्या, या बीच में कभी कभार नंबर ऊपर नीचे होता है? सर बिल्कुल है, एनक तो हमेशा एक फ्रेंड ही रहती है, क्योंकि वो आपको सही देखने में हेल्प करती है। और थोड़ा बहुत नंबर इनिशियली चेंज होते रहते हैं, बट एक बार थोड़ा सा सेट बैठ जाए तो उसके बाद इतनी चेंजेस नहीं आते हैं। जबकि आपको अगर आपको डायबिटीज़ नहीं हो तो अगर डायबिटीज़ है और आपकी डायबिटीज़ बढ़ी हुई है और आपको फ्रीक्वेंट नंबर चेंज हो रहे हैं, तो आपको शुगर एक एक इनडायरेक्ट वो है सिग्नल कि आपको हो सकता है कि डायबिटीज़ कंट्रोल में ना रहे। तो आपको अपनी शुगर चेक करनी चाहिए, और अपनी जैसे एनएक से दोस्ती रखते हैं, ऐसे अपनी दवाइयों से, अपने इंसुलिन से भी एक्सेप्ट करना चाहिए, और उनको एज अ फ्रेंड लेकर चलना चाहिए। एंड वरी ना करें, एंड मिस दीक्षित को भी कहेंगे इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. अब मेरी ऐनक लगी थी जब मैं 7 साल का था, तो इट हैज हेल्प मी. आई मीन अब तकरीबन 50 साल हो गए विद दिस फ्रेंड. नंबर ऊपर नीचे होते हैं, कभी कभार दिक्कत आती है, और कभी कभी छोटे प्रिंट भी नहीं पड़े जाते. एड्रेनलिन एट्रोपिन का वाइल सेम दिखता है अनुभव मुझे तो. बट देन आई मेक श्योर कि मैं एड्रेनलिन एट्रोपिन के टीके ना लगाऊं अपनी ओपीडी में, सो देन आई एम सेफ एंड माय पेशेंट्स आर सेफ. वन लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर उत्सव, इफ यू लव आई विल टेक. ये क्वेश्चन पिछली बार श्योर का सर। पेंडिंग है. वो जी ने पूछा था, कॉमन पीपल इन इंडिया आर कंफ्यूज्ड, दैट इज अक्रॉस द वर्ल्ड, वो भाई, हु इज अ डायबिटोलॉजिस्ट? तो डायबिटोलॉजिस्ट वो हैं जो शुगर का इलाज करते हैं, डायबिटीज का इलाज करते हैं. और इसमें अब देखो, हमारे पास वी हैव 100 मिलियन पीपल लिविंग विद डायबिटीज, 136 मिलियन पीपल लिविंग विद प्री डायबिटीज. नो सिंगल स्पेशलिटी कैन क्लेम टू ट्रीट डायबिटीज अलोन. इनफैक्ट सारे के सारे डॉक्टर इंडिया के इकट्ठे लग जाएं तो भी हम ये 236 मिलियन लोगों का इलाज बहुत मुश्किल से कर पाएंगे. तो डायबिटोलॉजिस्ट वो है जो ज्यादातर डायबिटीज की प्रैक्टिस करते हैं. मोस्टली दे विल हैव एन एमडी मेडिसिन और अ डीएम एंडोक्रिनोलॉजी डिग्री, और ये डायबिटोलॉजिस्ट हैं.
आपको पता कैसे चलेगा कि आपके डायबिटोलॉजिस्ट अच्छे हैं या नहीं? तो द फर्स्ट ए इज़ अवेलेबिलिटी, एक्सेस। द सेकंड इज़ एफेबिलिटी, वो मुस्कुरा के आपसे बात करते हैं कि नहीं? आपके सारे सवालों को नॉन जजमेंटल में एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? यहाँ पे तो उत्सव मैं भी कभी-कभार मात खा जाता हूँ। बिकॉज़ अगर किसी ने सुबह से 3 बार, 6 बार, 9 बार पूछ लिया, अभी इंसुलिन मैं क्यों लूँ? इंसुलिन खराब है, इंसुलिन से किडनी खराब होते हैं, तो 10वीं बार तक मैं भी खिंच जाता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ। बट आइडियली नहीं होना चाहिए। So the diabetologist will usually be an MD medicine or a DM endocrinology who will be available, who will be affable, and who will be able to answer your queries, to dispel your myths, minimize your distress. जैसे अब डॉक्टर अनूप का डिस्ट्रेस है तो वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज, इसको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड भी बोलते हैं अनूप। तो वी आर ट्राइंग टू ऑफर दैट, हालांकि हम आपके नजदीक नहीं है, बट दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू फ्रॉम अफार। एंड हु इज एबल टू मैनेज योर डायबिटीज। बट जैसे डॉक्टर उत्सव ने कहा ABCDE, इट इज नॉट कि सिर्फ ग्लूकोज का नंबर ठीक कर दिया। आपके डॉक्टर को चिंतित होना चाहिए और चौकन्ना रहना चाहिए आपकी किडनी, लिवर, हार्ट, बीपी, हर चीज के बारे में, हर अंग के बारे में। एज पे डिपेंड करता है, यदि इफ यू आर ऑफ मैरिजेबल एज तो अलग सवाल पूछे जाएंगे, अलग इंटरवेंशन की जाएगी। यदि आप बड़े बुजुर्ग हैं, यू आर 70 ईयर्स यंग, तो अलग सवाल और अलग इंटरवेंशन। तो ये डायबिटोलॉजिस्ट का काम है। एंड इफ यू आर able to find a good diabetologist near you, somebody like Dr. Utsav, that is actually a huge blessing because फिर ना लाइफ बहुत सुखद रहती है। तो ये सवाल है डॉक्टर उत्सव आपके लिए, आपने इतनी सारी चीजें हमें सिखाई आज, ABCDE, अलग अलग कोस मीनार, अलग अलग मापदंड आपने हमें पढ़ाए। व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मंजिल इम्पोर्टेंट है या रास्ता या हम सफर? और डायबिटीज में हम ये तीनों चीजें कैसे पाएं, हम अपनी मंजिल तक भी पहुंचे, रास्ता भी हम एंजॉय करें, और हम सफर भी ठीक हो हमारा? हाउ डू वी अचीव ऑल दिस? सर बहुत ही अच्छा कहा आपने सर। तीनों चीज़ें ही अपनी-अपनी जगह है और तीनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़रूरी तो है हमसफ़र, और ये जर्नी जो रास्ता है, हमें जो हमसफ़र साथ रहेगा तो जर्नी बहुत आराम से कट जाती है और हम अपनी मंज़िल पे पहुँच सकते हैं, पहुँच जाते हैं अगर हमसफ़र अच्छा होता है। सो मैं बस यही आखिर में इसी को लेकर एंड करना चाहेंगे सर कि विद दी ऑन दी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, जैसे कि हमने अभी सब कुछ डिस्कस किया, तो एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। एजुकेट योरसेल्फ, एजुकेट अदर्स अबाउट डायबिटीज़, and by raising this awareness about diabetes and promoting access to the diabetes care, we can help millions of people improve their life with diabetes around the world. तो हम डायबिटीज़ एजुकेशन, डायबिटीज़ एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर को अचीवेबल, अवेलेबल बना सकते हैं, और सबको अवेयर करके, सबको एजुकेट करके हम उनका ये जो जर्नी है डायबिटीज़ की, इसको हम ईज़ी और हेल्पफुल कर सकते हैं। मंजुला जी थैंक यू कहती हैं, और वो कहती हैं वी आर ऑल हमसफर, हम सब हमसफर हैं इस जर्नी में, इस रास्ते में टुवर्ड्स गुड हेल्थ। ये भी कहूंगा कि जहाँ पे भी आप रहते हैं, वहाँ पे आप नजदीक के कोई डायबिटोलॉजिस्ट ढूंढें। डायबिटोलॉजिस्ट आपको कैसे पता चलेगा? बाकी लोग भी वहाँ इलाज करा रहे हैं, एंड दिस अवेलेबल, एफेबल एंड एबल थिंग यू विल बी एबल टू मेक आउट इजीली। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको दिखेगा, आप उन्होंने कोई डिप्लोमा किया होगा डायबिटीज में, वो प्रोग्राम कोई पढ़ाई की होगी। और ये भी एक चीज बोलता हूँ, इट इज नॉट जस्ट अबाउट तालीम कि मैंने 30 साल पहले कौन सी डिग्री ली दिल्ली से या अजमेर से। इट इज अबाउट मैं आगे कितना डेवलप हो रहा हूँ। जो 25-30 साल पहले मैंने पढ़ाइयाँ की, उसमें एक आध गोली मेटफॉर्मिन है जो अभी भी चल रही है, बाकी सब दवाइयाँ चेंज हो गई हैं। जब मैं एमडी करता था, कोई भी दवाई अब यूज नहीं होती, दे हैव ऑल चेंज्ड। तो आपके जो डॉक्टर हैं, जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, ही हैज टू बी और शी हैज टू बी वेरी मच फोकस्ड ऑन CME, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, चाहे वो ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन। और आपको पता चल जाएगा, बी दे विल बी अपडेटेड, शी विल बी अपडेटेड विद लेटेस्ट मेडिसिन, लेटेस्ट ट्रेंड्स। वो आपके साइको सोशल हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे। सो दे विल आस्क यू घर पे सब ठीक है कि नहीं, स्पाउस के साथ, वाइफ या हस्बैंड के साथ आपका रिश्ता ठीक है कि नहीं, मैरिड लाइफ कैसे चल रही है। दीज आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ डायबिटीज केयर। अगर ये चीजें मिसिंग हैं तो डू रीच आउट, एंड एट KK Medtalks we will try to help, डॉक्टर उत्सव will try to help you, but I'm sure by now we have got a fair idea कि जिनसे भी हम बात कर रहे हैं अपने घर के नजदीक, वही सही डायबिटोलॉजिस्ट हैं हमारे लिए।
99% आई थिंक यही जवाब आएगा। यदि 1% चेंज है तो डॉक्टर उत्सव इज ऑलवेज अवेलेबल एट पेंटामेड हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली। थैंक्स टू एवरीबॉडी फॉर बीइंग विद अस एंड डॉक्टर उत्सव बहुत-बहुत शुक्रिया। दिवाली वाले सीजन में आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। एक लास्ट क्वेश्चन बड़ा मीठा सा, और ये बोबो जी का है। तो पंजाबी गाना है गुड़ नालों इश्क मीठा, गुड़ से इश्क मीठा होता है। डॉक्टर साहब, बोबो जी ये पूछ रहे हैं गुड़ और चीनी में क्या फर्क है? दोनों ठीक हैं, एक हार्मफुल है, एक ठीक है, या दोनों ही अवॉइड करें? सर दोनों ही अवॉइड करनी चाहिए। आप फेस्टिवल में बिल्कुल थोड़ा-सा अपना टेस्ट कर सकते हैं, अपने फेस्टिवल को थोड़ा बहुत एन्जॉय कर सकते हैं, पर आपको दोनों ही चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। फ्रूट्स की तरफ ध्यान दें, एंड फ्रेश फ्रूट्स, नॉट प्रोसेस्ड फूड्स, नॉट फ्रूट जूस। यदि आप केला खाना चाहें, अब हमारे यहाँ डॉक्टर उत्सव एप्पल इज 240 रुपीज अ केजी, बट बनाना इज इजिली अवेलेबल। वो भी खैर महंगा हो गया है, बट केले का रायता बना सकते हैं। अगर आप एक केला एक ही टाइम पे खा जाएं तो आधे मिनट में खत्म हो गया, टेस्ट भी नहीं आएगा, सेटाइटी नहीं आएगी। पर उसी के छोटे छोटे पीस काट के अगर आप उसका रायता फैला दें, रायता बनाएं, चीनी ना डालें उसमें, यू कैन पुट अदर स्पाइसेस एंड सॉल्ट, तो वो धीरे धीरे खाते रहें, तो दैट विल गिव यू मोर सेटाइटी एंड इट विल बी टेस्टियर। तो इस तरह से वी कैन यूज नेचुरल फ्रूट्स which are economical, which are easily available to have a diabetes friendly diet. एक लास्ट हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू शगुफ्ता यास्मीन जी की तरफ से आपको। सो थैंक यू उत्सव वंस अगेन, एंड थैंक्स टू एवरीवन हु हैज बीन विद अस। आज हमारे साथ फराज हैं बैक स्टेज। सो फराज, कुड वी प्लीज शो अ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर डॉक्टर साहू? Thank you, sir. Thank you so much for being with us. Last comments before we take leave from everybody for today. Sir, last comment would be education. Educate yourself, educate others, and raise the awareness of diabetes so that we can all fight diabetes together and achieve our goals, our थैंक यू। targets. मैं भी इसी को ही रीइंफोर्स करूंगा, एजुकेशन या इल्म, यही चीज है जो हमारी इंस्पिरेशन है के मेड टॉक्स की, और यही चीज है एजुकेशन या इल्म या ज्ञान जो हमें डायबिटीज की लड़ाई में हमें जिताएगा। एज अ कंट्री, एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, वी विल बी एबल टू डिफीट डायबिटीज इफ वी आर एजुकेटेड। इसके साथ सबको शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी कहेंगे। थारा भला हो एंड जय हिंद। Thank you.